ठीक है। इसके अंदर जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और आई होप सबको याद होगा वो जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, वो आया था वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम, ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन आया था वो आया था माइनस ई टाउ बाई एम, या अगर हम इसको वेक्टर में भी लें तो भी यहाँ पर माइनस ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप मॉड में लोगे तो माइनस नहीं लिखना है, और अगर आप वेक्टर में लोगे तो आप माइनस लिख सकते हो। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। तो हमने लास्ट जो टॉपिक था उसके अंदर हमने ये चीज़ें की थी। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज। अब इसमें आप ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बोर्ड में सीबीएसई में बेसिकली वो हर बार पूछता है एज अ डेरिवेशन, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो बच्चों, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप स्क्रीन में क्लियर हो रहा होगा। तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, तो देखिए मान लीजिए लेट सपोज, अब इसके में तो दो तरीके हैं, एक तो है हम सीबीएसई में कर सकते हैं जो बेसिक तरीका है, ठीक है, और एक है थोड़ा सा टेक्निकल तरीका होता है, वो कॉम्पिटिटिव साइड में उसका यूज होता है। तो हम दोनों डेरिवेशन इसका करेंगे, बेसिक भी देखेंगे कैसे निकालें, और अगर हम टेक्निकल डेरिवेशंस निकालने की कोशिश करें तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए लेट सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के दो एंड पर देखिए, मान लीजिए ये एंड ए है और ये एंड बी है, और हमने इसको क्या लगा दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। मान ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब आपको पता है करंट का जो डायरेक्शन है, कन्वेक्शनल डायरेक्शन हम हमेशा कहाँ से कहाँ लेते हैं, प्लस से माइनस लेते हैं, ठीक है। करंट का जो कन्वेक्शनल डायरेक्शन लिया जाता है वो लिया जाता है प्लस से माइनस की तरफ। तो कुछ ऐसे देखिए, ठीक है, ए टू बी, जबकि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, बी टू ए इंटरनली, ठीक। तो अब हम निकालने जा रहे हैं करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन। तो देखो बेसिकली अगर आपको मालूम होगा तो करंट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, करंट को लिख सकते हैं Q बाई टी। देखिए ये सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है, सिंपल डेरिवेशन हम ऐसे करते हैं, सिंपली आपको लिखना I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको आपको ले लेना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखने के बाद आपको ले लेना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हम चलते हैं यहां पर, देखिए अब अगर आप ध्यान दो, मैं अगर कहूं कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है इसका अगर लेंथ L हो, लेंथ क्या हो, L हो, और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, तो इस कंडक्टर की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आएगा A इंटू एल, यानी वॉल्यूम विल बी गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट विल बी Q, अब इसको देखिए यहां पर हम एक सिंबल दे रहे हैं, अगर मैं कहूं कि Q इज द चार्ज पर यूनिट, तो आप अगर टोटल चार्ज निकालो तो आप निकालोगे Q इज इक्वल टू एन ई इंटू में वॉल्यूम। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा नोमेनक्लेचर है, हमने आई एन ई होता है, हमें पता है चार्ज एन ई होता है। अगर मैं कहूँ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो अगर Q बाई वी को मैं लिखूं तो एन ई लिख सकता हूं, तो यहां से Q को लिख सकता हूं एन ई वी। बस एक ही चीज है, यहाँ जो चार्ज है उसको हम चार्ज नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हम इसे कहेंगे चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट विल बी इक्वल टू एन ई वी। और आप वॉल्यूम को लिख सकते हो एन ई ए एल, ठीक है। तो यहां से चार्ज आ जाता है एन ई ए एल, वेयर एन इज द नंबर, ए इज एरिया एंड एल इज द लेंथ। अब आपको ये जो चार्ज की वैल्यू आई है इसे आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है,
तो देखिए I इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास आई है NEAL डिवाइडेड बाई T, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो इस वाले हिस्से को देखो, L को और T को, इस कंडक्टर के लेंथ के, ठीक है, जो लेंथ है अगर मैं उसको टोटल, अब मान लीजिए मेरा ये चार्ज है, ये चार्ज ने A से B ट्रेवल किया, इसका मतलब उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया L, और मान लीजिए जो टाइम है जो ट्रेवल किया A टू B जाने में वो T है, तो ऑब्वियसली जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे मैं लिख सकता हूँ L/T। तो यहाँ पर NEA L/T को हम मान लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है करंट I इज इक्वल टू NEA/VD, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब इसी में अगर मैं आपसे कहूँ कि VD की वैल्यू E/τ/m सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ठीक है, VD की वैल्यू, तो देखिए करंट की वैल्यू आएगी NEA और VD की जगह मैं E/τ/m सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा NE²AE/τ/m, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दो रिलेशंस आया करंट को लेके, एक करंट इज इक्वल टू NEA/VD आया है और दूसरा आप देखिए करंट इज इक्वल टू NE²AE/τ/m आया है। इसे हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड फील्ड। अगर आपको ये विजुअल है तो मैं यहीं रखता हूँ, अदरवाइज आप बोलो तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसको, ठीक है। तो कोई एक स्टूडेंट बताए, पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है I इक्वल टू NEA/VD। ये जो केस है इसमें हमने क्या किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया है, तो मैं की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सिंपली, जो कि होता है E/τ/m। तो यहां से आप देखिए NE², ठीक है, NE²AE/τ/m, ये आ जाएगा करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, जो कि हो जाएगा NE²AE/τ/m, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ पर हमने दो रिलेशंस निकाले, एक करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हमने यहाँ पे देखा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए, अगर इस रिलेशन की बात करें हम, तो यहाँ पर देखो अगर हमारा एरिया बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया जाएगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, बिकॉज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यहाँ पर अगर बाकी क्वांटिटीज क्या हो, सेम हो या कांस्टेंट हो। तो ये नोट कर लीजिए, ये हमारा आज का टारगेट है, दो टॉपिक, फिर हम चलते हैं आगे। तो देखो अगर हम हमने अब जो जो रिलेशंस निकाले हम साइड में लिखते चले जा रहे हैं। देखो सबसे पहला रिलेशन हमने निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कि आया था E/τ/m, ठीक है। ये यहाँ पर हमने मॉड वैल्यू लिया है, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेकेंड हमने अभी एक फॉर्मूला निकाला I इज इक्वल टू NAE/VD, ये हो गया हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। थर्ड हमने एक और अभी फॉर्मूला निकाला I इज इक्वल टू NAE और VD की जगह हमने लिखा E/τ/m, जो कि बना था NAE²E/τ/m। तो ये हमने अभी तक ये फॉर्मूले हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, ठीक है। अब देखिए हम अगले पार्ट पे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, ये बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही रिपीटेड है, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम पर्पज के में, हाँ ठीक है। इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं इस वाले डेरिवेशन से, और इस वाले जो हमारे फॉर्मूलेज आए हैं। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है बच्चों। देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली अगर मैं करंट डेंसिटी जनरल डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी याद होता है मास बाय वॉल्यूम, जनरल डेंसिटी। यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना जरूरी है, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि करंट जो फ्लो करता है बच्चों, वो कैसा फ्लो करता है, परपेंडिकुलर टू दी एरिया।
जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर फ्लो करता है। इसीलिए हमने देखा होगा कि कहीं भी अगर मुझे करंट फ्लो कराना है तो हम बहुत पतला वायर लेते हैं। देखिए जिसका जो डायमीटर है, जो इनका डायमीटर है वो लेंथ से बहुत ही छोटा होता है। उसका रीज़न क्या है कि हमारा जो करंट है वो कैसा फ्लो करता है बच्चों, परपेंडिकुलर टू दी एरिया या परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, कुछ ऐसा। तो अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं तो देखो मान लीजिए मेरा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कोई एक एरिया है, ठीक है। इसमें अगर मैंने कहा कि ये करंट ये करंट ये करंट ये करंट ये करंट ये सारा इस एरिया से फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ डेंसिटी की बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे क्लियरली दिख रहा है कि डेंसिटी J विल बी इक्वल टू करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, यानी कितना करंट फ्लो किया इस एरिया के थ्रू, उसी को हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी। तो आई जे सिंबल होता है करंट डेंसिटी का, और जो कि बराबर होगा J इज इक्वल टू आई बाई ए। ठीक, अब इससे और भी रिलेशंस हमारे पास निकलते हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है कि ये J स्केलर है या वेक्टर है, ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, एक चीज हमें पता है करंट क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा हमें एक और बात पता है कि जो एरिया होता है ये भी क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे मैंने आपको फ्लक्स में भी पढ़ाया था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। इस बोर्ड का अगर मैं एरिया बात करूं इस सरफेस का तो बाहर की तरफ, पीछे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, ठीक है। यानी ए हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और ये मेरा स्केलर है। इस और यहाँ पर जो हमारा करंट डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेक्टर पे। तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि मैं आई को लिख सकता हूँ जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ध्यान देना। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो हमारा करंट डेंसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। या क्योंकि आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट जब दो चीज़ों का करते हैं, दो क्वांटिटी का, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है स्केलर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं J का एक एक्सप्रेशन भी दे सकता हूं। अगर आप देखो I की वैल्यू अगर मैं वहां से सब्स्टिट्यूट करूं NaEVD, तो NaVeVD डिवाइडेड बाई A करूं तो आप ध्यान दीजिए करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला बना NeVD। क्लियर है, यहां से भी क्लियर होता है कि जो हमारा करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए Vd इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी हैव J वेक्टर कैन बी रिटन। ठीक है, तो J हमारा करंट डेंसिटी क्या आ गया, NeVD। अब आप Vd की अगर वैल्यू डालते हो तो इसमें फील्ड के लिए भी रिलेशन बनते चला जाएगा। तो याद रखना ये सारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस छोटे 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 से बहुत फॉर्मूलेज आते हैं जिनका हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी होते हैं तो इन्हें बहुत ध्यान से देखना होता है। ठीक, तो जो हमारा अगला छोटा टॉपिक है इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसको एक्सप्लेन करते हैं J इज इक्वल टू आई बाई ए, यानी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली। तो I by A implies that I can be written as dot product of current density vector and area vector। ठीक है, यहाँ से हमने I की वैल्यू पुट की A के टर्म में NaEVD, और फिर उसे जब A से डिवाइड किया तो आप देख रहे होगे A कैंसिल और वी हैव J यानी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NeVD। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ अगला जो टॉपिक है वो है मोबिलिटी। तो आप सभी लोग आपने इसका यूज़ किया होगा। देखो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है जो बहुत ईजिली इधर से उधर मूव कर जाए, उसको हम डिफाइन करते हैं मोबिलिटी से। कुछ यहाँ पे भी मोबिलिटी का सेम सेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी? तो बच्चों मोबिलिटी इज डिफाइंड एज कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को आपने क्या किया हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप जब बैटरी से जोड़ते हो तो आप एक्चुअल में एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड लगाते हो, देखिए प्लस से माइनस के डायरेक्शन में। ठीक है, तो कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कोई चार्ज का कितना वेलोसिटी अटेंड किया, कितने फील्ड अप्लाइड में, उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। यानी कि कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेंड हुआ चार्ज का इन पर्टिकुलर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेशियो ऑफ Vd इज टू E,
को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो ई म्यू इज गिवन बाय, म्यू इज द सिंबल फॉर मोबिलिटी एंड इट इज गिवन बाय वीडी बाय ई, वेयर वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और जो आपका ई है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने पोटेंशियल दिया है एक्चुअल में उसी को हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखते हैं। तो यहां से अब हमारे पास देखो फिर एक एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैं म्यू इज इक्वल टू वी डी की जगह मैं लिखूं ई टाउ बाई एम, क्लियर है, ई टाउ बाई एम, तो आप देखोगे ई से ई गेट कैंसिल, ध्यान देगा। फॉर्मूला जो डेफिनेशन के हिसाब से आपकी मोबिलिटी है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेंड बाय अ चार्ज विद इन दी, अटेंड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं चार्ज इनसाइड द कंडक्टर पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां से आप देखो जरा, जैसे ही हमने वीडी की वैल्यू रखी ई टाउ बाई एम, हमने क्या देखा, ई और ई तो कैंसिल हो जा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि मोबिलिटी एक्चुअल में इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो याद रखना ये बहुत ही इससे अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं, एमसीक्यूज में भी बहुत पूछे जाते हैं। फॉर्मूला वाइज तो म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई होता है, लेकिन जब हम वी डी की वैल्यू, अभी हमने देखा वी डी ई टाउ बाई एम होता है, तो उसकी जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमने क्या देखा कि ई और ई गेट कैंसिल। यहां से क्या पता चला कि मोबिलिटी एक्चुअली इंडिपेंडेंट होता है अप्लाइड फील्ड के, यानी मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन तो किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मोबिलिटी डिपेंड्स करता है रिलैक्सेशन टाइम पे, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ज़्यादा मास है तो मोबिलिटी कम होगा, जैसे नेचुरली है, मान लो कोई बहुत भारी आदमी है तो कम दौड़ पाएगा, कोई हल्का आदमी हो ज़्यादा दौड़ पाएगा, लेकिन यहाँ पर फील्ड से उनका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पे ओवर कर रहे हैं, हमारा 40 मिनट्स का ये टॉपिक थे, तो आप इसे नोट कर लीजिए एंड अगर कोई डाउट हो पूछ लीजिए, बाकी मैं एंड करता हूँ आज का सेशन।